तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हालांकि जो मुझे लगता था वैसा हुआ नहीं। कल मुंबई इंडियन हार गई और गुजरात टाइटन से अब फाइनल है। तो चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटन, लास्ट ईयर की चैंपियन गुजरात क्या लगातार 2 बार चैंपियन बनेगी या फिर 5वीं बार धोनी IPL जीतेंगे? कल रात 11 साढ़े 11 तक इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हालांकि कल का मैच मुझे लगता है कि गुजरात टाइटन वर्सेस मुंबई इंडियन नहीं, बल्कि शुभमन गिल वर्सेस मुंबई इंडियन। शुभमन गिल का वो कैच शुरुआत में छोड़ना सबसे भारी पड़ा, और जिस तरीके के फॉर्म में है शुभमन गिल, मतलब अकेले अपनी टीम को किसी भी मैच में जिता दें। तो एक और नया टैलेंट, और शुभमन गिल के बारे में शुरू से है कि वो आने वाले वक्त में वैसे ही हैं जैसे पहले तेंदुलकर, फिर विराट, और आने वाले वक्त में अगर वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ें तेंदुलकर विराट के, तो कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। खैर, कल अब IPL का इंतज़ार फाइनल का, उसके बाद फिर अब सोचा जाएगा कि परसों से रात 7:30-8 बजे से फिर क्या किया जाए। थोड़ा बहुत वक्त मैच देख के भी काट लेते हैं काम करते करते। तो अब सिर्फ काम ही, क्योंकि मैच तो होगा नहीं उस वक्त। तो IPL एक लत लगा के चली जाती है 2 महीने की, उसका सूना सूना सा हो जाता है, फिर वापस ढर्रे पर आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। आज सैटरडे है। लास्ट वीक चूँकि तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मिस हो गया। तो आज सैटरडे यानी हिट एंड मिस, मेरी वो कहानियाँ या मेरी वो रिपोर्टिंग जिसमें कभी आगे रहा, कभी पीछे रहा, कभी कामयाब रहा, कभी नाकाम रहा। लेकिन आज की जो कहानी है वो हिट भी है और बिना मिस के मिस भी है। और क्यों है ऐसा, ये आगे आपको जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल नया नया कॉलेज से निकला था, जासूस बनने का शौक जो था वो अधूरा रह गया था। तो फिर ये था कि क्राइम रिपोर्टिंग में जासूसी करने का मौका मिल सकता है, इसलिए क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत कर चुका था। और तब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का हिंदी एक अखबार जनसत्ता, बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर, एक परिचित के थ्रू जानकारी मिली और वहाँ पहुँचा, टेस्ट हुआ और उन्होंने उसी दिन से रख लिया। तो शुरुआत मेरी एक स्ट्रिंगर के तौर पर हुई थी और जनसत्ता से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया, शुरुआत की। अब तमाम सीनियर रिपोर्टर, मैं बिल्कुल नया नया एकदम कॉलेज से निकला हुआ, कुछ ABCD पता नहीं जर्नलिज्म का, क्या करते हैं कैसे करते हैं। लेकिन हाँ, पढ़ता था ये स्टोरी, लोगों के नाम देखते थे अखबार में तो बड़ा अच्छा लगता था। तो सपना यही था कि मेरा भी नाम छपे, वो भी फ्रंट पेज पर। शुरुआत में नाम छपते थे बाईलाइन जिसे कहते हैं हम लोग। जब एक रिपोर्टर की स्टोरी छपती है अखबार में, मैगजीन में, उसको बाईलाइन कहते हैं। तो बाईलाइन उस वक्त समझ में आया कि बाईलाइन क्या होता है। तो अंदर के अखबार पेज नंबर 3-4 पर कई बार नाम छपे, लेकिन ये था कि बाकी लोगों की तरह पहले पन्ने पर कब आऊँगा। अब पहले पन्ने पर बड़ी खबरों को ही जगह मिलती है, और जब बड़ी खबर, इसका मतलब फिर बड़े रिपोर्टर। हम लोग बिल्कुल नए नए, तो गुंजाइश उम्मीद कम। तो हमेशा ये होता है जो हर पेशे में कि काश एक कोई इनिंग मिल जाए, बेहतरीन रन बनाऊं, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे मैं थोड़ा सा हट कर कुछ कर लूं। तो चूँकि उस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तो हमेशा मन में रहता था काश कोई बहुत बड़ी खबर आ जाए और जिसको मुझे कवर करने का मौका मिले। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। एक क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़ी खबर का मतलब ये होता है कि जो भी होगा बुरी ही होगी। अगर 3-4 मर्डर हो गए तो भी एक रिपोर्टर के तौर पर आप हैं कि चलो यार बहुत बड़ी खबर है, मज़ा आएगा करने में। दूसरा पहलू बड़ा अजीब है कि कैसे इंसान हो यार, मतलब किसी की लाशों पे बाईलाइन लेने की सोच रहे हो। लेकिन हर पेशे की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तो उस वक्त भी यही सोचा करता था कोई बड़ी खबर आए जिसमें अकेले करने का मौका मिले, क्योंकि वैसे कोई बड़ी खबर आती तो फिर सीनियर लोग पहुंच जाते। हालांकि हमारे उस वक्त जो बॉस थे क्राइम रिपोर्टिंग के, वो थे अनिल चतुर्वेदी जी, बड़े सज्जन इंसान। तो वही थे जनसत्ता के मतलब धुआंधार क्राइम जर्नलिस्ट, और हम सब उनके चेले चपाटी। तो जब थोड़ा बहुत इधर उधर मौका मिल जाता, वो भी दे देते कि चलो ये तुम कर लो, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। लेकिन तभी 1995 कुछ ही वक्त बीता था जनसत्ता में, एक रात एक मौका मिला, और वो मौका ऐसा मिला कि जिसकी शायद बहुत ज़माने से तलाश थी। ये बात है 1995 की, 2 जुलाई की रात थी, 2 जुलाई। और उस दिन 2 जुलाई दिन मुझे याद नहीं, लेकिन 2 जुलाई 1995
तब अखबार में ऐसे काम होता था कि 8 बजे के बाद लगभग सारे आपकी स्टोरी सब चली जाती थी, फ्रंट पेज का कुछ हिस्सा छोड़कर, ताकि कोई अचानक बड़ी खबर आ जाए तो वो छप जाए। लेकिन 11 बजे तक वो भी पेज बनने के लिए चला जाए। तो इसका मतलब है कि 9-10 बजे के बाद कोई भी स्टोरी अखबार में नहीं जाएगी, क्योंकि अखबार ऑलरेडी सब कुछ सेट हो चुका है। अब पब्लिश होना, उसमें प्रिंट भी होना है, फिर देश भर में आपको भेजना है। तो अलग अलग फ़्लाइट की टाइमिंग है कि दिल्ली से मुंबई जाना है या रांची जाना है या फिर लखनऊ जाना है, MP जाना है। तो इसीलिए यह वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये थी रिपोर्टिंग के लिहाज से कि 8 बजे तक जो भी खबरें हैं वो कर लो, 8 के बाद तुम फ्री हो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले ही दिन छपेगा, उस रात तो नहीं, क्योंकि सब पेज फाइनल हो चुका है। दूसरी एक अच्छी चीज़ थी उस वक्त, ये बुरी भी कहें, कि 1995 मोबाइल नया नया आया था, लेकिन हर हाथ में नहीं था। और जिन हाथों में था वो मतलब बहुत अमीर लोग, क्योंकि 25-30 रुपये तो मिनट, चाहे इनकमिंग या आउटगोइंग। तो पेजर का ज़माना हुआ करता था, पेजर भी बाद में आया था। तो लैंडलाइन का ही इस्तेमाल हुआ करता था। तो जब दफ्तर में आए तो जितने सोर्स हैं बैठ कर घुमाते थे फ़ोन लैंडलाइन के थ्रू, पुलिस वालों से या पुलिस हेडक्वार्टर में या अपने सोर्स से। और घर पहुंचते थे तो कुछ लोगों को घर के नंबर दे रखे, तो उस वक्त घर के नंबर बांटे जाते थे। तो मुझे आज भी याद है वो नंबर, अब तो रहा नहीं, 3278454, ये मेरा लैंडलाइन घर का नंबर हुआ करता था। और जब ये फ़ोन आया था तब भी बड़ी खुशी की बात थी, इसलिए कि उस वक्त MTNL के कनेक्शन भी बड़े मुश्किल से मिलते थे, लंबा इंतज़ार। तो यही नंबर था, मोबाइल था नहीं। तो एक बार आप दफ्तर पहुंच गए तो ठीक, दफ्तर से आप निकल गए तो फिर आप किसी के कांटेक्ट में नहीं है। बॉस भी अगर कुछ चाहेगी करवाने के लिए तो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, फिर घर पे ही मैसेज देना पड़ेगा। तो उसमें आसानी भी थी, बहुत सारी खबरें छूट जाती थी। तो ये होता था कि पता ही नहीं था और मैं तो था नहीं, और कैसे मैसेज पहुँचाए। मोबाइल ने आकर वो चीज़ें बदल दी। उसके बाद मोबाइल ने जो है क्लास लगवानी शुरू कर दी कि अगर कुछ नहीं था, मोबाइल तो था तुम्हारे पास, पूछा क्यों नहीं, पता क्यों नहीं किया, उठाया क्यों नहीं। तो उस वक्त ये सारे फ़ायदे होते थे मोबाइल ना होने से, बहुत सारे फ़ायदे थे। तो 2 जुलाई 1995 की बात है, करीब 8 बजे के आसपास मैं ITO पे एक्सप्रेस बिल्डिंग है, इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग, उसी में जनसत्ता का दफ्तर, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता एक साथ निकलता है। और मैं वहाँ से अपना निकला घर के लिए, और एक बार ऑफिस से निकल गया तो फिर ऑफिस से कांटेक्ट ख़त्म। जब मैं घर गया उसके बाद घर पे ही था, तभी एक फ़ोन आता है लैंडलाइन पे, 3278454 जो नंबर हुआ करता था। तो आमतौर पर ऑफिस के पास मैं बात घर पे ही रहा करता था, शादी वादी हुई नहीं थी। तो घर में भी ये था कि आप चाहे बड़े कितने हो गए, माँ बाप की नज़र में, माँ तो खैर नहीं थी, जो अब भी थे वो ये कि फिर बाहर इधर उधर नहीं जाओगे, तो घर में ही रहो, पढ़ो लिखो। तो न्यूज़ चैनल भी नहीं था उस वक्त, एक आँख शायद हो, मुझे याद नहीं, लेकिन न्यूज़ चैनल भी नहीं। तो मारा मारी भी नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़। घर पहुंचा तो फ़ोन आया, फ़ोन एक सोर्स का था, और वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुलिस के, तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड था। और पोस्टेड था वो पार्लियामेंट थाना, जो पुलिस स्टेशन है पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहाँ पे पोस्टेड। उसका फ़ोन आया कि यार भाई कनॉट प्लेस में पहुँचो, एक बड़ा केस है। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो उसने कहा कि बड़ा केस है, मामला पॉलिटिकल भी है और बड़ा डिफरेंट केस है, अजीब सा है, मर्डर का ये मामला, और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं भी भाग रहा हूँ, तो आप पहुँचो। और उसने मुझे पता बताया। अब उस वक्त बज रहे होंगे लगभग 11 रात के। अब मैंने कहा कि एक तरफ ये कि जाऊँ न जाऊँ, सुबह देखूँगा, क्योंकि अब ये भी एक खबर, अभी जाऊँगा भी तो ब्रेकिंग न्यूज़ का तो कोई था ही नहीं इशू, जो भी होगा अब अगले दिन छपेगा, यानी कि 4 जुलाई की सुबह के अखबारों में ये खबर आएगी। अब रात काली करूं, लेकिन फिर ये था कि वो उस वक्त नया नया आया था और नया नया जोश और एक स्टोरी की तलाश कि मैं फ्रंट पेज पे आऊं। तो वो चाहत, मुझे लगा कि अगर इसने फ़ोन किया और इतने बजे रात को फ़ोन किया है, उस वक्त फ़ोन करने का मतलब भी बड़ा होता था, आमतौर पर लोग इतनी जल्दी कॉल नहीं करते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चल के देखते हैं, वैसे भी क्या काम। अच्छा, अखबार में ये भी होता है कि आपकी ड्यूटी शुरू होती है 12-1 बजे से, तो ये भी नहीं कि जल्दी सुबह सुबह उठना है। तो मैंने कहा होकर आते हैं। तो मेरा एक दोस्त था आफ्ताब, मैंने कहा तो उसको कि ज़रा मेरे साथ चल। अच्छा, वो भी सब इसलिए तैयार हो जाता था कि चूँकि मैं एक जर्नलिस्ट था, रिपोर्टर था, तो कभी कोई पिक्चर देखनी हो, हाउसफुल है, तो उसे मालूम है कि ये मैनेजर से टिकट दिलवा देगा,
तो बड़े पिक्चर दिखाए मैंने लोगों को। पैसे उन्होंने दिए, बस ये है कि हाउसफुल में भी टिकट लगे, कई बार तो एक्स्ट्रा चेयर भी लग गई थी। तो ये सब काम आते थे तो बदले में वो भी काम आ रहे। उन्होंने कहा चलो स्कूटर उठाया और हम दोनों सीधे कनॉट प्लेस में पहुंचते हैं, अशोक यात्री निवास। वहाँ पर गए तो देखा कि पुलिस वाले पीसीआर की जिप्सी खड़ी हुई है, लेकिन कोई ऐसी मारा मारी भगदड़ टाइप की नहीं थी जो आजकल होता है कि फ़ौरन 20-30 ओबी वैन हैं, 50-100 कैमरे हैं, माइक है, एक ज़ोर से दूसरा उधर से खड़ा होकर और ये मेरे सामने ये हो रहा है, जो आजकल हम लोग अब करते हैं। तो उस वक्त नहीं था, उस वक्त बड़ी खामोशी से रिपोर्टिंग हुआ करती थी। तो वहाँ गए तो देखा भीड़ है, तो ये तो पहली चीज़ समझ में आ गई कि कुछ हुआ है, वरना पुलिस वाले इस वक्त क्या करते हैं। अब चूँकि कैमरा वैमरा था नहीं, उस वक्त बड़े बिंदास और बेधड़क पुलिस वाले बात किया करते थे। तो बातचीत की तो पहला नाम आया कि ये एक रेस्तरां है बगिया और ये सुशील शर्मा का है। सुशील शर्मा को मैं जानता था, बहुत बार मिल चुका था, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में वो पहले NSCI, फिर इंडियन यूथ कांग्रेस, दिल्ली का प्रेसिडेंट। तो पर ये मुझे नहीं मालूम था कि ये रेस्तरां भी वो सुशील शर्मा चलाता है। तो मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने कहा यहाँ एक लाश मिली। तो मैंने कहा किसकी है? बोला ये पता नहीं है, लेकिन कोई लेडी है किसी की। तो फिर मुझे लगा यार एक लाश मिली है, लेडी है, यहाँ पे ये भी ऐसी कोई खबर नहीं है। दिल्ली में कई बार ऐसे मर्डर और कत्ल होते हैं, तो इसमें मैं कहाँ पता, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि फ्रंट पेज पे ये स्टोरी मेरे बॉस लेंगे भी कि नहीं लेंगे। फिर मैंने कहा यहाँ रात को काली करने भी चला आया। तब तक फिर वो अगली लाइन कहता है, मैंने कहा वो लाश है कहाँ, बॉडी है कहाँ, पहचान करने के लिए कोई है, मतलब देखा किसी ने बताया? बोला अभी बॉडी निकाली नहीं, निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा कहाँ से? तो उसने बोला तंदूर से। मैंने भी एकदम जो रिएक्शन है रियल बता रहा हूँ। उसने कहा, मैंने कहा कहाँ से? उसने कहा तंदूर से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, निकले तो मुझे बताना यार किसकी है। इसके बाद अगले 1.5 मिनट तक मैं कुछ और बात कर रहा हूँ और उसके बाद अचानक मैं पलटा। मैंने कहा इसने क्या बोला कि बॉडी तंदूर से? अच्छा तंदूर हम सब जानते हैं, मैं पुरानी दिल्ली में बहुत टाइम तक रहा हूँ कि खमीरी रोटी, तंदूरी रोटी जो बनती है तो एक तंदूर होता है। आप किसी भी ढाबे पे जाओगे तो उसकी रोटी अलग ही होती है। तो 1.5 मिनट बाद मुझे जब ख्याल आया कि इसने तंदूर बोला शायद, तो मैंने कहा तुमने क्या बोला, कहाँ से बॉडी मिली? तो उसने बोला तंदूर से। तो मैंने कहा तंदूर के आसपास मर्डर हुआ है? अरे बोला नहीं, तंदूर के अंदर बॉडी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा तंदूर के अंदर मतलब तंदूर ठंडी है? बोला अरे तंदूर जल रहा और उसके अंदर बॉडी है। तो यही जो मैं आपको बता रहा हूँ तंदूर कांड, ये पूरी कहानी आप वैसे शुरू से आखिर तक कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक में भी सुन सकते हैं। तंदूर कांड क्या था, क्यों हुआ, सुशील शर्मा, नैना साहनी, मतलूब करीम और उस रात की पूरी कहानी तंदूर कांड कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक में आप वहाँ पे इसे बिल्कुल डिटेल में विस्तार में सुन सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। अब जब उसने बोला तो पहली बार मुझे लगा उसी पल कि बॉस ये पहले पन्ने पे स्टोरी जाएगी, क्योंकि मैं खुद कभी नहीं सुना मैंने ऐसा कि किसी तंदूर के अंदर, वो भी एक रनिंग रेस्टोरेंट में जो चल रहा है, चालू है, आज भी खुला हुआ है। इसके बाद मैंने एक एक कर सारी इन्फॉर्मेशन जुगाड़नी शुरू की, फिर धीरे धीरे सारी कहानी सामने आनी शुरू हुई। और मैं चूँकि उस वक्त रिस्ट्रिक्शन बहुत कम था, मीडिया और पुलिस वालों के रिश्ते बड़े फ्रेंडली थे। एक कैमरा ने बहुत कुछ ख़राब कर दिया, क्योंकि कैमरे के साथ फिर आप स्टिंग ऑपरेशन या वो चीज़ें जो आप पुलिस वाले ना चाहें कि हम दिखाएं या बताएं और वो दिखा बता दें, वहाँ पे तो ये है कि रिश्ता भरोसे का है कि अच्छा यार इतना मेरी तरफ से बोल देना, बाकी तुम सोर्सेज देख लेना, नाम नहीं आना चाहिए। तो भरोसे पे ये काम चलता था। तो उस वक्त कोई ऐसा था नहीं, और 95 की बात है। तो मतलब ये भी नहीं था कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ।
बिल्कुल गया, तंदूर को करीब से देखा। तंदूर में तब भी लौट थी, लेकिन तब तक बॉडी निकाल ली गई थी। लेकिन ये पता नहीं था ये कौन है। इतना पता था कोई लेडी है। एक तरफ वो एक केशव नाम का जो वहाँ का मैनेजर था उस बगे रेस्टोरेंट का, वो बैठा हुआ था। तो बताया कि ये सुशील शर्मा का मैनेजर है और यही ये रेस्टोरेंट चलाता है। अंदर में बहुत सारे पोस्टर बैनर थे जो सुशील शर्मा के दिल्ली की सड़कों पर लगा करते थे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सुशील शर्मा। सुशील शर्मा एक बड़ा नाम था दिल्ली की पॉलिटिक्स में। तो उसके बाद पुलिस की टीम लगातार आ रही है, जा रही है। मुझे याद है उस वक्त उस डिस्ट्रिक्ट के पूरे उसके हेड थे मैक्सवेल परेरा साहब, बहुत ही काबिल दिल्ली के पुलिस अफसर। उन्हीं का एरिया था, वो भी पहुँचे हुए हैं। और वो तो बल्कि अपने शायद नाइट ड्रेस में ही पहुँच गए थे, घर उनका करीब था। तो अब वहाँ पे सारी जो बातें हो रही हैं, जो रिपोर्ट दिया जा रहा है, जो एक कांस्टेबल था अब्दुल कंजू, शायद यही उसका नाम, तो वो जब बयान दे रहा है मैं वहाँ पे सुन रहा हूँ। अब आजकल पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस वक्त था। तो बता रहा था, मैं ऐसे आया तो मैंने देखा धुआं ये, और मैं अपने कानों से सुन रहा हूँ सारी चीज़ें। फिर एक सब्ज़ी वाली थी, उसके बयान हो रहे हैं, फिर सब्ज़ी वाले से बात कर रहा हूँ, वो भी वही बता रही है जो पुलिस को बता रही है। फिर वो सारी चीज़ें जो बाद में एफआईआर का हिस्सा बनी, मैं लगभग लाइव सुन रहा हूँ। और बस इस दौरान में फिर मैंने ये किया कि जब ये कंफर्म हो गया सब कुछ, तो फिर मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, और वहीं एक लैंडलाइन से, और मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। सुशील शर्मा को चूँकि सब जानते थे, और मैंने कहा कि ये बॉडी निकली है। अच्छा, तब तक अभी कंफर्म नहीं है कि ये बॉडी है किसकी, न शिनाख्त हुई है, लेकिन एक हवा में बात तैर गई थी उसी रात कि सुशील शर्मा की शायद बीवी नैना साहनी की ये बॉडी हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं था। इस दौरान में कुछ टीमें सुशील शर्मा के घर भी पहुंची, क्योंकि सुशील शर्मा वहाँ से निकल चुका था। तो घर में भी कोई नहीं था, नैना साहनी भी नहीं, तो डाउट था, लेकिन हवा में बात नहीं कर सकते थे वो। खैर अगले एक दिन के बाद मतलूब करीम, जो सुशील शर्मा और नैना साहनी का कॉमन फ्रेंड, तीनों एक साथ पॉलिटिक्स किया करते थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने शिनाख्त की थी अंगूठी और उससे कि ये नैना साहनी है, यानी सुशील शर्मा की वाइफ। तो ये सारी चीज़ें रात को होती रही। फिर बताया, अब उस वक्त बड़ा ये भी आ रहा है कि यार सारी खबर पता है मुझे, लेकिन कल सुबह तो मेरा नाम छपेगा नहीं, क्योंकि अब तो पेपर पब्लिश लेट हो चुका ऑलरेडी। तो अब ये आएगा 4 जुलाई की ही सुबह। अब मैंने कहा अभी तो दिन है, दिन तक तो बहुत सारे बॉसेस भी आ जाएंगे बड़े बड़े, और फिर मैं तो साइड हो जाऊंगा। तो ये खुशी भी है, फिर अफसोस भी है कि अगर होता तो इस वक्त तो एकदम बेहतरीन से हर तरफ मैं छा जाता। लेकिन मौका ये है कि अब अखबार की छपने की मजबूरियां हैं, तो मौका मिलेगा नहीं। तो खैर रात लगभग, अच्छा ये मेरी पहली अपनी रिपोर्टिंग की पहले ऐसा असाइनमेंट था, जो एक तरह से किसी बॉस ने कहा भी नहीं कि जाना है। एक सोर्स का फ़ोन आया और मैं पहुंच गया। लेकिन पहली रात थी जो मैं घर से बाहर रहा रिपोर्टिंग के लिए, और घर से चूँकि बोल कर आया था, और फादर को मालूम था, और कभी इस तरह से घर से गायब रहा नहीं, तो उन्हें मालूम है कि वो शायद सिर्फ उनको इतना बताया था कि कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, तो मैं हो सकता बहुत लेट भी हो जाऊँ। लेकिन ये मेरी रिपोर्टिंग का पहला असाइनमेंट था, या पहली नाइट थी जब मैं घर सुबह पहुंचा था। उसके बाद तो फिर ना मालूम कितने ही सैकड़ों रातें गुजरनी जब घर से बाहर रहा। लेकिन ये तंदूर केस पहला केस था जिसने मुझे घर से बाहर रखा। तो पूरी रात बीती, फिर सुबह सुबह घर पहुंचा। मेरे साथ वो बेचारा आफ्ताब, वो भी जागता रहा, उसको भी शॉप जाना था सुबह। घर पहुंचने के बाद सोया, लेकिन नींद गायब, क्योंकि पूरी रात की जो स्टोरी है वो चल रही है, और ये दिमाग में पिक्चर चल रहा है कि यार जनसत्ता में फ्रंट पेज पे पहली बार नाम कैसे छपेगा, कैसे लिखना है, क्या बड़ा करना है, कौन सी चीज़ को ऊपर करना है, नीचे करना है। ये सब करते करते उसके बाद कुछ देर के लिए जागा, सोया, और फटाक सा फिर तैयार हुआ, और 12 बजे के करीब दफ्तर पहुंच गया। हमारे बॉस थे सुशील कुमार सिंह, चीफ रिपोर्टर, और अनिल चतुर्वेदी जी हमारे क्राइम मतलब हेड थे वो। तो सुबह तक तो वो भी पहुंच चुके थे, बाकी तमाम अखबार के रिपोर्टर पहुंच गए, फोटोग्राफर पहुंच गए। तब कैमरामैन नहीं हुआ करता था, क्योंकि न्यूज़ चैनल नहीं थी। शायद एक जी न्यूज़ उस वक्त हुआ करता था, शायद, कंफर्म, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं। तो अब सुबह वो सब भी पहुँचे। उसके बाद मैं फिर वहाँ से निकला। मुझे याद है मारुति बहन और एक हमारे फोटोग्राफर, और बॉस ने कहा कि नहीं, ये शम्स वहाँ था पूरी रात, तुम जाओ और देखो, अपने सोर्स से बात करो।
नया नया था, जो भी सोर्स बने थे, फिर उन लोगों से बातचीत की, फिर मेरे सीनियर खड़े हुए हैं। अब मैं उनको देख रहा हूँ और मन में यही सोच रहा हूँ, यार पूरी रात मैं रहा, अब सारी बाइलाइन इन्हीं को मिलेगी। तो उनके आगे पीछे भी घूम रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सर ऐसा था, रात को ऐसा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, और वो मुझे नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। तो मुझे लग गया कि ये बड़ा मामला है, मैं तो गया कहीं दूसरे तीसरे पन्ने में कोने में पड़ा रहूँगा। लेकिन जब दफ्तर आया अब अनिल चतुर्वेदी सर, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, बहुत तेज़ लिखते थे वो भी। स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, मैं उनके पीछे अपनी सीट पे बैठा हूँ, अचानक अरे शम्स वो जो तुम बता रहे थे अब बताओ। तो मैं बड़ा खुश, मैंने कहा पहले क्या बता रहा था? अरे उन्होंने कहा तुम जो बता रहे थे कि ये चीज़ें, ये बता रहा था, वो बयान हो रहा था, ये ऐसी थी, तुमने ये देखा, तुमने क्या देखा, तो पूरी रात की हलचल जो है तुम बताओ। तो मैंने कहा सर ये, अब मैं बड़ा खुश भी हो रहा कि ये पूछ रहे हैं, और अगर मेरी बात लिखेंगे तो फिर ये बाइलाइन भी मिलेगी। फिर तो मैं जितना सब कुछ जोश में बताना था सब कुछ बताया, और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, कई स्क्रिप्ट, और अगले दिन फिर 4 जुलाई को उनकी वजह से पहली बार फ्रंट पेज पे नाम छपा, साथ में उनके। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी बात थी, और उसकी वजह ये थी कि उससे पहले जो मेरे फादर थे उनको बस ये था कि ये ठीक ठाक कुछ कर ले लाइफ में, कहीं बिगड़ ना जाए, भटक ना जाए। बट उन्हें ये था कि जनसत्ता में जब मैंने पहली बार बताया था, और ये भी वो प्रभात जोशी जी के बड़े फ़ैन थे, तो उन्हें ये था कि प्रभात जोशी जी जैसी हस्ती के साथ उन्हीं के दफ्तर में काम करता है, तो पहली बार उनके लिए थोड़ी सी मेरी रिस्पेक्ट थी बड़ी कि नहीं ये लड़का इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन जब वो फिर पहले पन्ने पर नाम देखा तो उन्हें भी लगा कि हाँ ये कुछ ठीक ठाक अब कर रहा है। तो ये वो स्टोरी थी जो हमेशा इसलिए याद रहती है क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर रात में रहा, जो कभी हुआ नहीं। दूसरी कि जो एक हमेशा सोचता था एक बड़ी स्टोरी आए और मैं उसको मतलब पहले पन्ने पर ले जाऊं और मेरा नाम छपे, वो भी हुआ। और तीसरा, करीब से ऐसी बड़ी चीज़ों को देखने और महसूस करने का मौका मिला कि क्राइम सीन क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, वहाँ पर जो लोग पुलिस वाले खड़े होते हैं उनकी जो हरकतें होती हैं, किस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, क्या नोट करते हैं, वो बारीकियाँ समझने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके बाद फिर सुशील शर्मा ने जब साउथ में सरेंडर किया, फिर गिरफ्तार करके लाया गया, फिर कई बार कोर्ट में मिलने का मौका मिला, और उसके बाद सुशील को लोअर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, फिर हाई कोर्ट ने उसको उस पर रोक लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फांसी की सज़ा को 2013 में उम्र कैद में बदल दिया, फिर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब बहुत हो गया, उसको बरी करो। तो 23 साल तक जेल में रहने के बाद 21 दिसंबर 2018 फ्राइडे की नाइट थी, वो फ्राइडे की शाम को तिहाड़ जेल से सुशील शर्मा को रिलीज़ किया गया था, और वो सीधे अपने घर गया, अपने पिता से मिला, और 2018 से अब सुशील शर्मा आज़ाद। और उसके बाद बात हुई बहुत बार, उस वक्त भी जब वो रिहाई हुई थी तब सुशील शर्मा ने कई जगह पे ये स्टेटमेंट भी दिया और कहा कि हमेशा उसे नैना साहनी के साथ जो कुछ किया उसका अफसोस है, पर जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ था। तो वो पूरी कहानी तंदूर कांड क्या है मैंने आपको पहले सुना चुका हूँ, इसलिए मैं उस कहानी में नहीं जाऊँगा। आप डिटेल में मैं आसिम से कह दूंगा कि इसके एंड में जिन लोगों ने नहीं सुना है वो भी सुन सकते हैं, तो सुन लें। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर तंदूर कांड आज के दौर में होता, ये न्यूज़ चैनल के दौर में होता और उस ज़माने में भी न्यूज़ चैनल होता, तो शायद पूरी रात मैं लाइव पे खड़ा होता, और रात से लेकर सुबह तक लगातार ऑफिस वाले मेरी लाइव लेते रहते। लेकिन अफसोस की बात है कि न्यूज़ चैनल नहीं था और प्रिंट में काम कर रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं था, अखबार के अपने छपने का वक्त था, वो इंतज़ार नहीं करता कि कितनी बड़ी खबर हो जाए, वो अगले दिन ही छपेगा। तो एक दौर वो भी था जो देखा। अब ये भी सोचता हूँ कि वो दौर बेहतर था सुकून वाला, या ये दौर बेकार है, क्योंकि उस दौर में एक सुकून तो था कि आप रात घर पहुँच गए, उसके बाद कुछ भी हो जाए, अब आप अगले दिन से पहले छपेंगे नहीं। लेकिन यहाँ अगले पल का इंतज़ार, पता नहीं चलता कि आप कहाँ हो, छुट्टी पे हो, क्या कर रहे हो, और कब कहीं से क्या फ़ोन आ जाए और फिर कौन सी बड़ी खबर हो जाए, और आप लगातार घंटों कैमरे के सामने खड़े रहें। तो ये भी एक अलग दौर है। तो यही है आज की हिट एंड मिस, क्योंकि ये मुझे लगता है पूरी तरह से हिट भी है, लेकिन हिट इसलिए नहीं हुआ कि 4 जुलाई को जब ये खबर छपी तंदूर कांड की,
तो हर अखबार में एक साथ छपी, क्योंकि आप कुछ और कर नहीं सकते, तो कोई आगे और पीछे नहीं कर सकता। हाँ, उससे पहले 3 जुलाई को ये अखबार संडे टाइम्स में ये खबर छपी, जो दिल्ली से एक छपती है, और मिड डे, तो ये इवनिंगर हुआ करता था, तो उन्होंने दिन में छापी, क्योंकि उनका अखबार दिन में ही आता है। और जितने नेशनल न्यूज़पेपर थे, 4 जुलाई की सुबह ये खबर छपी, और उस 4 जुलाई की सुबह पहले पन्ने पर नाम भी छपा मेरा। तो ये थी वो कहानी, हिट एंड मिस। अब इसको मैं हिट भी कह लूँ, मिस भी कहूँ, ना कहूँ, खुद ही कन्फ्यूज़न में हूँ, लेकिन आपके सामने रख दिया। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले आज उमा शंकर शर्मा जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उमा शंकर जी। और ये विधान शर्मा ने भेजा, उनके पिताजी हैं, विधान शर्मा बेटे हैं उमा शंकर जी के, और आगरा से हैं। साथ ही प्रियंका सम्मारिया, इनका भी आज बर्थडे है, बल्कि कल है, और उमा जी का भी कल है, तो एडवांस में आप दोनों को, कल संडे है। प्रियंका सम्मारिया जी हैप्पी बर्थडे महिपाल सिंह ने भेजा है। इसके अलावा मयूरेश गवाली, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मयूरेश। और ऋषिकेश गावली ने भेजा है। अकरम अंसारी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अकरम। और अरशद रज़ा ने भेजा है। साथ ही शिवम सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवम। और शशि सिंह ने भेजा, उनके ब्रदर हैं ये। साथ ही वर्तिका सिंह, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वर्तिका। और अतुल वर्मा ने भेजा है, उनकी सिस्टर हैं ये, बाराबंकी से। इसके अलावा प्रतिभा और राहुल दारा, इन दोनों की एनिवर्सरी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही शेख साहिल, थैंक यू सो मच आपका। राहुल यादव एक कहानी की फरमाइश की है। गजेंद्र प्रसाद सेन, इन्होंने पूछा है कि ये जो एंकर है आपके यहाँ सना, ये कौन है? तो सना जो है वो AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, जो आजकल नया आप सुन रहे हैं। तो शिल्पी वैद्य गोयल, थैंक यू सो मच आपका शिल्पी। रोहित रे, थैंक यू आपका भी। प्रीतम निर्मल, थैंक यू आपका भी। और शमीम अंसारी, थैंक यू आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल नहीं, बल्कि मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।